बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। आज हो चुका है 7 जून 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप में बिहार की सभी खबरें दी जाती है। अगर आप भी बिहार की खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए केडीबी लाइव लिखकर के आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन टीडीपी और जेडीयू के बिना प्रधानमंत्री बनना मुश्किल है। सिचुएशन ऐसा हो गया है कि जदयू यहां पर मनमानी सीटें मांग सकती है। जहां आपको बता दूं कि जेडीयू ऐसी सीटें मांग कर रही है जिससे बीजेपी घबरा गई है। जहां आपको बता दूं कि जेडीयू यहां पर बड़े बड़े मंत्रालय मांग सकती है। वह रेल मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय मांग सकते हैं। जहाँ ये सूत्रों से हवाले खबर सामने आई है कि यही मंत्रालय मांग सकते हैं। सूत्रों से हवाले से ये खबर सामने आई है कि यही मांग होगी जेडीयू की तरफ से। जब समाचार वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार एनडीए में मोदी सरकार के नैया पार लगाने वाले टीडीपी के बाद दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जेडीयू में अपने 12 सांसदों के समर्थन के एवज में रेल मंत्रालय सहित कैबिनेट में कई बड़े पोर्टफोलियो पाने के लिए भारी मंथन चल रहा है। जेडीयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने राजद के तेजस्वी यादव के साथ उड़ान साझा करने के संबंध में कहा कि ये महज एक सहयोग है कि दोनों नेता एक ही फ्लाइट से दिल्ली जा रहे थे, जहां मजबूती से एनडीए के साथ हैं और फिर लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जदयू का ये समर्थन नरेंद्र मोदी और भाजपा को एक भारी कीमत पर भी मिलेगा। मामले में पार्टी नेताओं का कहना है कि 2019 के विपरीत जब जदयू ने 16 सीटें जीती थी, लेकिन उसे एक ही मंत्री पद पेशकश की गई थी, क्योंकि भाजपा अपने दम पर बहुमत में थी। लेकिन इस बार स्थिति अलग है, जब भाजपा बहुमत के आंकड़े 272 से कोसों दूर है और इसे बहुमत पाने के लिए जदयू के 12 सांसदों के समर्थन की दरकार है। सूत्रों ने बताया है कि मोदी सरकार में जदयू की नजर न केवल रेलवे बल्कि ग्रामीण विकास और फिर जल शक्ति जैसे बड़े मंत्रालय पर भी है। इसके अलावा पार्टी अन्य विकल्पों में परिवहन और फिर कृषि मंत्रालय पर विचार कर रही है। एक जदयू नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार ने एनडीए सरकार में रेलवे, कृषि और फिर परिवहन विभाग संभालते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सांसद को ऐसे विभाग मिले जो बिहार के विकास में मदद कर सके। दोस्तों, कांग्रेस पप्पू यादव से नाराज नहीं है। जहां पप्पू यादव से जुड़े सवाल पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि वे अब सांसद चुने जा चुके हैं, तो फिर पुरानी बातें भी समाप्त हो गई है। उनसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। जब कांग्रेस का झंडा लगाकर के वे वोट मांगे और फिर जीते हैं। बिहार में राजद, कांग्रेस और वाम दल के 9 प्रत्याशियों की जीत के साथ ही पप्पू यादव के एक सीट को भी हम लोगों ने अपने खेमे में मानते हैं। उन्होंने कहा कि अभी अधिक से अधिक सांसदों को जोड़ने का समय है। उन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ियां हमारे दल के नेताओं ने की है, जब पार्टी के कुछ नेताओं ने काम ठीक ढंग से नहीं किया है, साथ ही दूसरे पार्टी की मदद की है, जब हम उसकी जांच कर रहे हैं। जो लोग भी गड़बड़ किए हैं उसको मैं कहना चाहता हूं कि वैसे लोगों की पार्टी में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। जब पार्टी में रह करके इधर उधर करे तो फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर नीतीश जी किंग मेकर हैं तो फिर इसका फायदा उठाइए और बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिलवाइए, यानी कि बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा दिलवाइए। जो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा में है। जेडीयू के 12 सीटें जीतने के बाद नीतीश किंग मेकर की भूमिका में है। ऐसे में वे केंद्र से कड़े मोल भाव के मोड में है। जी हाँ, ऐसी चर्चा है कि वे केंद्र से कैबिनेट में कम से कम 4 मंत्री पद केंद्र से बिहार के लिए बड़ी धनराशि और फिर राज्य में यानी कि बिहार में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वे बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की अपनी पुरानी मांग को भी पूरी तरीके से पूरी कराना चाहते हैं। अब इस पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी बात कही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए में किंग मेकर के रूप में अपनी स्थिति का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश को बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान कहा कि एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो सरकार बनेगी वे बिहार का ख्याल रखें और सुनिश्चित करें कि उसे विशेष राज्य का दर्जा मिले। अगर नीतीश कुमार किंग मेकर हैं तो फिर ये उनके लिए अच्छा मौका है, जहाँ उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले और पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का जादू खत्म हो गया है और फिर वे सरकार बनाने के लिए एनडीए के सहयोगी पर निर्भर है।
बिहार के समस्तीपुर में कथित तौर पर 11 साल के लड़के ने सैकड़ों रेल यात्रियों की जान बचाने का काम किया है। जब उसकी समझदारी के लिए रेलवे प्रशासन ने उसे इनाम दिया है। आपको बता दूं कि समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरडीएम विनय श्रीवास्तव ने 5 जून को प्रशस्ति पत्र के साथ ही स्कूल बैग, किताब और फिर कॉपी देख करके उन्हें उस लड़के को सम्मानित किया है। इस मौके पर डीआरडीएम ने कहा कि हम सभी का धर्म बनता है कि कहीं भी कुछ गलत हो तो फिर उसको रोकने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि शहबाज ने बहुत ही साहसिक कार्य किया है। इसके लिए वे शहबाज की बहादुरी के लिए सरकार से बात करके वीरता पुरस्कार देने की मांग करेंगे। दरअसल पूरा मामला ये है कि 1 जून की दोपहर को मोहम्मद शहबाज अपने घर जा रहा था। रास्ते में पड़ा रेलवे ट्रैक उसके पास से गुजरते हुए शहबाज ने देखा कि ट्रैक में दरार पड़ी थी। उसी वक्त ट्रैक पर समस्तीपुर की ओर से आ रही ट्रेन दिखी। शहबाज ने एहतियात बरतने में देर नहीं की। उसने धूप से बचने के लिए जो लाल रंग का गमछा पहना था उसे उतार करके लहराने लगा। ट्रेन चालक ने भी सतर्कता दिखाई और फिर ट्रेन को रोक दी। कहा गया है कि इस ट्रैक की वजह से काठगोदाम एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो सकती थी, जिसमें उस वक्त करीब 1500 यात्री सवार थे। लेकिन शहबाज की सूझबूझ और फिर ट्रेन पायलट की तीव्र प्रतिक्रिया की वजह से कोई भी अनहोनी नहीं हुई। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से एनडीए की जीत हुई है, जहां थोड़े नुकसान जरूर हुए हैं, लेकिन एनडीए नेताओं के हौसले काफी बुलंद है। जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, इसे लेकर के बिहार बीजेपी के नेताओं में काफी ज्यादा उत्साह है। जब बेगूसराय से एक बार फिर से चुनाव जीते बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 60 साल देश में शासन किया, फिर भी 99 सीटें आई, तब भी खुशी मना रहे हैं। बेगूसराय सीट जीते गिरिराज सिंह ने कहा कि टुकड़े टुकड़े खान मार्केट गैंग की जमात निर्जल है। वह कह रहे थे कि सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जैसे उनकी सरकार बन गई है। जब 60 साल देश में शासन किया, फिर भी 99 सीटें आई, तब भी खुशी मना रहे हैं। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि हम लोग तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग की सभी पार्टियों को मिलाकर भी इतनी सीटें नहीं मिली जितना बीजेपी को अकेले मिली है। उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार बनाने की बात करते थे, 99 सीटें ही मिली है। ये इतने निर्जल है कि तब भी खुशी मना रहे हैं। किस बात की खुशी मना रहे हैं? दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से लंदन के लिए निकलने वाले हैं। नीतीश कुमार कल ही एनडीए की मीटिंग में शामिल होने के लिए पटना से दिल्ली पहुंचे थे। एनडीए की मीटिंग के बाद कल ही उन्हें पटना जाने का कार्यक्रम था, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली में ही रुक गए। जब माना जा रहा है कि लंदन जाने से पहले नीतीश कुमार मोदी कैबिनेट में जेडीयू कोटे में से शामिल होने वाले मंत्रियों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। इसके लिए बीजेपी के आला नेताओं से बातचीत करेंगे। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार से दिल्ली में रुकने की राजनीतिक व्यस्तता तो है ही। एक और जहां से नीतीश कुमार दिल्ली रुके हुए हैं, सूत्र की माने तो नीतीश कुमार अगले मंगलवार को लंदन निकलने वाले हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के आगाज होने से पहले भी नीतीश कुमार लंदन गए थे। हालांकि इस बार मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद वे लंदन निकल रहे हैं। जब बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से इलाज के लिए लंदन जा रहे हैं, इसलिए मंत्री पद जैसे मुद्दे को सुलझाने के लिए दिल्ली में ही रुक गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट सामने आ गया है। देश की जनता ने एक बार फिर से एनडीए पर भरोसा दिखाया है, लेकिन पिछली बार की तुलना में एक बार फिर से विपक्ष काफी ज्यादा मजबूत हुआ है। ऐसे में बात करें इस दफे चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंचने वाले मुस्लिम सांसदों की, तो ये संख्या पिछली बार की तुलना में थोड़ी कम हो गई है। दरअसल इस साल लोकसभा चुनाव में 78 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि पिछले चुनाव में विभिन्न दलों ने 115 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इस बार के चुनाव में 78 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 24 जीत करके संसद पहुंचे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 17वीं लोकसभा में 26 मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 18वीं लोकसभा में इस संख्या में मामूली सी कमी आई है। हालांकि 2014 की संख्या से अधिक है। साल 2014 में 23 मुस्लिम उम्मीदवार संसद के निचले सदन के लिए चुने गए थे। इस साल लोकसभा चुनाव में 78 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि पिछले चुनाव में विभिन्न दलों ने 115 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने लंबी छलांग मारा है। जी हाँ, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में एनडीए ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की है और फिर महागठबंधन के खाते में 9 सीटें आई है, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में चली गई है। वहीं पर इस चुनाव के बाद वोट प्रतिशत के जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं, उसके मुताबिक तेजस्वी यादव की पार्टी ने लंबी छलांग लगाई है। उनके मुकाबले भाजपा और जेडीयू काफी पीछे रह गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत के मामले में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी सबसे आगे है। आरजेडी को सबसे अधिक 22.14%
प्रतिशत वोट मिले हैं, वहीं पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है। वोट प्रतिशत की बात करें तो 2019 के मुकाबले एनडीए को महागठबंधन से 22.49% वोट अधिक मिला है, लेकिन इस बार केवल 9.25% वोट मिला है। एनडीए के सभी दलों को मिलाकर के 45.5% वोट मिला है, तो फिर वहीं महागठबंधन को 36.47% वोट मिला है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद अब सीटों से लेकर के वोट प्रतिशत का विश्लेषण हो रहा है। इसके साथ ही जीत हार की समीक्षा की जा रही है। 2019 में बीजेपी को सबसे अधिक वोट प्रतिशत मिला था, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में राजद को सबसे अधिक वोट प्रतिशत मिला है। 2019 में पार्टियों को मिले वोट प्रतिशत में भाजपा को 24.05%, जदयू को 22.26%, राजद को 15.78%, 68%, कांग्रेस को 7.85% था। वहीं पर इस बार के चुनाव में सबसे अधिक राजद को 22.14% वोट मिला है, जब बीजेपी को 20.52%, जदयू को 18.52%, कांग्रेस को 9.20%, भाजपा को 6.43%, लोजपा को 6.43% और फिर अन्य को 23.9% वोट मिला है। दोस्तों, बिहार की 7 सीटों पर उपचुनाव होना तय है। जब बिहार की 7 ऐसी सीट है जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आने के बाद ये तय हो गया है कि बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होगा। इसके अलावा राज्यसभा की 2 सीटें और फिर विधान परिषद की 1 सीट पर भी उपचुनाव होना तय हो गया है। इसके साथ ही खाली हुए इन पदों को जल्द भी भरने की कवायद शुरू होगी। इस बार के लोकसभा चुनाव में दर्जनों विधायक ने अपने किस्मत आजमाई, जिसमें से कुछ सफल हुए तो फिर कुछ असफल भी हो रहे। इस बार सबसे अधिक राजद के टिकट पर ही विधायकों ने चुनाव लड़ा। जो आपको बता दें कि दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में राजद के 2 विधायक लोकसभा चुने गए, जिसमें रामगढ़ के राजद विधायक सुधाकर सिंह बक्सर से लोकसभा का चुनाव जीते हैं। अब रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना तय है। इसी तरीके से बेलागंज से राजद विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद से लोकसभा चुनाव जीते हैं। इस कारण बेलागंज में उपचुनाव होना तय है। वहीं पर हिंदुस्तानी मोर्चा के संरक्षक और फिर पूर्व मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी इमामगंज के विधायक हैं। जितिन राम मांझी गया लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं, जैसे में इमामगंज में उपचुनाव होना तय है। इसी तरीके से विधायक सुधामा प्रसाद आरा से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, इस कारण तरारी में उपचुनाव होना तय है। इसके अलावा राज्यसभा के 2 सांसद भी लोकसभा के लिए चुने गए हैं, इनमें राजद की डॉक्टर मीसा भारती और भाजपा के विवेक ठाकुर। मीसा भारती साल 2022 में दोबारा राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई थी, जब उनका कार्यकाल अभी 2028 तक है। वहीं पर भाजपा के विवेक ठाकुर और अप्रैल 2020 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में सभी राजनीतिक दलों का स्वागत है, जब कोई भी आ सकता है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई। इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस गठबंधन में उन सभी दलों का स्वागत है जो संविधान में अटूट आस्था रखते हैं। संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों का हम स्वागत करेंगे। खड़गे ने ये बातें कहकर के किसे संदेश दिया, ये तो फिर लोग भी अंदाजा लगा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, कल्पना सोरेन, चंपई सोरेन, उमर अब्दुल्ला, डी राजा, संजय राउत, स्टालिन, सीताराम येचुरी, संजय सिंह समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद 17वीं लोकसभा को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया, जिसके बाद दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की बैठक शुरू हुई, जिनमें से सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। 7 जून को यानी कि आज 7 जून को राष्ट्रपति से मिलकर के नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हालांकि अब खबर सामने आई कि 7 जून को नहीं बल्कि 9 जून को सरकार बना सकती है, यानी कि 9 जून को शपथ ग्रहण हो सकता है। वहीं पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। ये जनता की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। यह इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खास करके सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा था। खड़गे ने आगे कहा है कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि मैंडेट मोदी के खिलाफ है। ये उनकी राजनीतिक और फिर नैतिक हार है। अब की बार 400 पार। जहाँ ये नारा तो आपने बहुत सुना है। इस नारे से शुरू हुआ भाजपा का लोकसभा चुनाव प्रचार केवल नारों तक ही सीमित रह गया। भाजपा अपने बलबूते सरकार बनाने का बहुमत भी नहीं ला पाई। ऐसे में अब भाजपा को सहयोगियों के साथ मिलकर के सरकार बनानी है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और फिर आंध्र प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करने वाली चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी सबसे प्रमुख सहयोगी है। लेकिन इन दोनों का एनडीए में मजबूत होना ही एनडीए के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। बीजेपी बहुमत से दूर रह गई तो फिर
फिर अब उनकी मजबूरी है कि एनडीए गठबंधन में किंग मेकर की भूमिका में चंद्रबाबू नायडू और फिर नीतीश कुमार को साथ लेकर के चले। एनडीए में भाजपा के बाद नायडू की टीडीपी और फिर नीतीश की जेडीयू के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। लेकिन क्या ये दोनों सहयोगी भरोसेमंद है? यहाँ इतिहास कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। नायडू और फिर नीतीश के पास कुल 28 सीटें हैं, वहीं पर बीजेपी के पास 240 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 272 का है, यानी कि तीनों को मिलाकर के 268 होता है, जब बाकी दूसरे साथियों से मिलकर के बहुमत होगा। वहीं पर लोकसभा चुनाव परिणाम आते ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहने की बात कह चुके हैं, लेकिन ये दोनों पूर्व में भी इसका हिस्सा रहे और फिर इनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना भरोसेमंद है सब जानते हैं। जब कुछ महीने पहले नायडू और फिर नीतीश दोनों ही एनडीए का साथ छोड़ चुके थे और फिर चुनाव से ठीक पहले गठबंधन में लौटे। जब मोदी के साथ नीतीश कुमार और फिर चंद्रबाबू नायडू दोनों के ही रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। यहाँ तक कि नायडू और नीतीश को लेकर के भाजपा के तमाम शीर्ष नेताओं ने कई तरह के तीखे बयान दिए थे। उसी तरह पलटवार में नीतीश और नायडू भी मोदी शाह पर काफी ज्यादा हमलावर हो चुके हैं। आपको बता दें कि साल 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार को हमेशा डर बना रहता था कि मोदी के साथ रहने पर उनके वोटर छिटक जाएंगे। इसलिए 2009 के चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने बिहार में मोदी को प्रचार करने से रोक दिया था। जब मोदी से नीतीश कुमार की तकरार तब और बढ़ गई जब 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया। इसके बाद तो जून 2013 में नीतीश ने एनडीए से ही किनारा कर लिया। जब नीतीश ने कहा कि उन्हें गठबंधन से अलग होने के लिए मजबूर किया गया है। बाद में नीतीश 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़े और जेडीयू को इसका नतीजा भी भुगतना पड़ा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब एनडीए सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। जहां इस बार बिहार में भी एनडीए को 9 सीटों का नुकसान हुआ है। 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 30 सीट, महागठबंधन के खाते में 9 सीट और फिर अन्य एक निर्दलीय के खाते में गए हैं। जब पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव ने जीत हासिल की है, वहीं पर सांसद बनने के बाद पप्पू यादव एक्शन मोड में है। देर रात सांसद पप्पू यादव जीएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण किया और वहाँ की व्यवस्था देख करके डॉक्टरों पर भड़क गए। जीएमसीएच के वार्डों का निरीक्षण करने के बाद मरीजों की स्थिति और दवा की व्यवस्था पर अधिकारियों से बातें की। इससे पहले सांसद पप्पू यादव ने चिकित्सकों को सीधे सीधे कह दिया कि चिकित्सकों का सम्मान करता हूं, लेकिन जो डॉक्टर बाउंसर रखते हैं वे अपना बाउंसर हटा लें। जो पैथोलॉजी और मेडिसिन के कहने पर नर्सिंग होम चलाते हैं वे सजग हो जाएं। जन निर्वाचन सांसद पप्पू यादव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के नेता है और गांधीवादी विचारों को मानने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि दोनों नेता इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी कारण ऐसा नहीं हुआ तो फिर एक बात तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। फिल्म जोगिरा, सारारा, यंगिस्तान, यमला पगला दीवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा के पिता अजीत शर्मा भागलपुर लोकसभा चुनाव 2024 हार गए हैं। जी हाँ, कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा ने बिहार के भागलपुर से चुनाव लड़ा था। हार के बाद एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक मैसेज शेयर की है। वहीं पर पिता के सपोर्ट के लिए सपोर्टर्स को धन्यवाद कहा है। यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। जहाँ लोकसभा के इस इलेक्शन में बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा के पिता अजीत शर्मा भी मैदान में थे। उन्होंने भागलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिसमें से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पिता की हार के बाद एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने सोशल मीडिया पर के इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। पिता की हार पर एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने शायराना अंदाज में पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। जहाँ एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने फैंस को बताया है कि वे और फिर उनका परिवार जिंदगी के अगले चैप्टर के लिए तैयार है। एक्ट्रेस ने लिखा कि यह हमारे लिए कठिन दिन था, लेकिन हमने अच्छा लड़ा और मैं उन लोगों की आभारी हूँ जिन्होंने मेरे पिता पर यकीन किया और उन्हें वोट दिया। हम अगले पड़ाव के लिए तैयार हैं। सभी ये याद रखें कि हमारी जीत कभी ना हारने में नहीं है, बल्कि हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों, पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव ने कहा कि उनकी नजर में केंद्र में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नितिन गडकरी से बेहतर कोई दूसरा पीएम कैंडिडेट नहीं हो सकता है। अपने दम पर पूर्णिया में जीत हासिल करने वाले पप्पू यादव ने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सारा माफिया सिस्टम ये नहीं चाहता था कि पूर्णिया में पप्पू यादव जीते। उन्होंने कहा है कि उनका लक्ष्य था कि वे पूर्णिया के जनता के बीच रहे, जब पूर्णिया से अपना रिश्ता निभाएं। राजद की उम्मीदवार से लड़ाई के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में कांग्रेस को यूपी जैसा सम्मान नहीं मिला है। यूपी में 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और अखिलेश यादव के साथ एक पारिवारिक रिश्ते जैसे काम हुआ। जब प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत की। दोस्तों,
दोस्तों केंद्र में बनने वाली नई सरकार के पहले जदयू संसदीय दल की बैठक आज होने वाली है। जब पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जदयू संसदीय दल की बैठक आज दिल्ली में सुबह 9:30 बजे से होगी। उसमें पार्टी आगे के निर्णय के लिए अहम फैसला लेगी। साथ ही जदयू संसदीय दल की बैठक के बाद वहीं से जदयू के सांसद एनडीए की बैठक में शामिल जाएंगे। वहीं पर नई सरकार में जदयू के कितने मंत्री बनेंगे, इस पर ललन सिंह ने कहा है कि ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है। ललन सिंह और फिर मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने ऐसी किसी भी डिमांड से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है कि वे कितने मंत्रियों में शामिल करते हैं। बिहार को लेकर के नीतीश कुमार लंबे समय से कई मांग रखते रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बार भाजपा के सामने उन तमाम मांगों को सीएम नीतीश कुमार जोर शोर से रख सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि माने तो इसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग सबसे ज्यादा है। जब प्रमुख प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नई सरकार के गठन के पहले जदयू की ये सबसे अहम मांग है। दोस्तों बिहार के मौसम में बदलाव के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से स्कूलों का टाइम टेबल बदल दिया है। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक आगामी 10 जून से 30 जून तक सभी सरकारी स्कूलों का संचालन सुबह 6:30 बजे से 10:50 तक ही किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी आदेश पत्र के मुताबिक शिक्षकों को सुबह 6:20 तक स्कूल पहुँचना होगा और 6:30 बजे स्कूल को खोलना होगा। दोस्तों देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी 8 जून को पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, लेकिन अब जो खबर सामने आई है इस डेट को टाल दिया गया है। यानी कि 8 जून नहीं बल्कि 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 6 बजे पीएम पद की शपथ लेंगे। नई सरकार में जेडीयू और टीडीपी की भूमिका अहम होने जा रही है। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में हमेशा प्रमुख भूमिका में रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे एनडीए का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। जनादेश एनडीए के पक्ष में मिला है, इसलिए जो चोर दरवाजे से ताक झांक करते रहते हैं वे सफल नहीं होंगे। उनकी मंशा कभी भी पूरा नहीं होगा। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आखिरी चरण में अपराधी और फिर भ्रष्टाचारियों उग्रवादियों का गठजोड़ सफल हो गया। यह शराफत हार गई, उसकी हम समीक्षा करेंगे। ये महागठबंधन नहीं, ये महागठबंधन है। वे सोने के चम्मच लेकर के जन्म लेने वाले हैं। वे बिहार का खजाना लूटने वालों के गोद में पले बड़े हैं। उनकी लोलुपता आज भी झलक रही है। दोस्तों नीतीश कुमार की किंग मेकर की स्थिति ने भाजपा और राजद नेताओं के सुर बदल दिए हैं। कभी नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने का प्रण लेने वाले सम्राट चौधरी के सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। 2025 में बिहार में भाजपा का सीएम बनाने का दावा करने वाले सम्राट चौधरी ने 2025 के लिए नीतीश कुमार को नेता मान लिया है। जहाँ लोकसभा चुनाव के परिणाम पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि देश की जनता ने 292 सीट देकर के मोदी को फिर से पीएम बनने का मौका दिया है। यह इतिहास में पहली बार होगा जब कोई व्यक्ति लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहा है। जहां सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में हमने 75% मार्क्स हासिल किए हैं। जहां हमारा अगला लक्ष्य 2025 के विधानसभा चुनाव में 200 से अधिक सीटें जीतना हासिल करना है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सवाल पूछे जाने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। नीतीश कुमार के संबंध में सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सम्राट चौधरी ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फिर नीतीश कुमार के बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जो दोनों दलों का गठबंधन सिर्फ बिहार के विकास के बेस पर हुआ है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद भाजपा को खुद को बड़े भाई के रूप में देखी जा रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव ने उसे तगड़ा झटका दिया। बिहार में भाजपा और जदयू दोनों को 12 सीटें मिली है। यह भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में नीतीश कुमार के किंग मेकर की स्थिति में आने के बाद बिहार में हवा बदली सी नजर आ रही है। 2024 में जदयू का अस्तित्व खत्म होने की बात करने वाले राजद और अकेले 2025 में दम पर बिहार में सरकार बनाने का दावा करने वाले भाजपा नेताओं के सुर बदल गए हैं। नीतीश कुमार न सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने में सफल रहे, बल्कि जदयू को एक बार फिर से बिहार की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग की तरफ से किसान भाइयों को अनुदान दिया जाएगा। जो किसान अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं वे अपनी जमीन की अद्यतन रसीद के साथ विभाग की साइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। किसानों को इस कार्यक्रम के तहत प्रति एकड़ 29,100 रुपए का अनुदान मिलेगा। आपको बता दूं कि इस वर्ष मखाना बीज उत्पादन के लिए 25 एकड़ में अनुदान दिया जाएगा। किसानों को वैज्ञानिकों की मनमानी में बीज का उत्पादन करवाया जाएगा। जब किसान भाइयों को लागत मूल्य का 75% अनुदान दिया जाएगा। बीज तैयार होने पर कृषि विभाग
312 हेक्टेयर मखाना खेती के लिए मखाना बीज अनुदान योजना के तहत उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्रदान करेगा। मखाना क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत किसानों को 375 एकड़ में मखाना की खेती के लिए अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान किसानों को मखाना की खेती के लिए आवश्यक बीज, उर्वरक और फिर अन्य सामग्री खरीदने में मदद करेगा। साथ ही सरकार किसानों को मखाने की खेती के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगी। यह किसानों को प्रति एकड़ 29,100 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। लंबी छुट्टी पर गए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फैसले को एक एक करके बदलने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। शिक्षा विभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने आज एक बार फिर से सरकारी स्कूलों के निरीक्षण को लेकर के एक नया आदेश जारी कर दिया। के पाठक ने बिहार के सारे सरकारी स्कूलों के नियमित तौर पर निरीक्षण और फिर कार्रवाई की व्यवस्था की थी। वहीं पर एस सिद्धार्थ ने इसे पूरी तरीके से बदल दिया है, पलट दिया है। यानी कि के पाठक का फैसला मौजूदा एस के सिद्धार्थ ने पलट दिया है। जी आपको बता दूं कि हालांकि दिलचस्प बात यह है कि शिक्षा विभाग में अभी भी के पाठक के अपर मुख्य सचिव हैं। उनकी छुट्टी के कारण एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लेकिन एस सिद्धार्थ एक एक करके के पाठक के फैसले पर रोक लगा रहे हैं। ऐसे में ये तय लग रहा है कि के पाठक की शिक्षा विभाग से फाइनल विदाई हो चुकी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने आज बिहार के सभी सरकारी स्कूलों के इंस्पेक्शन का नियम बदल दिया है। के पाठक सारे स्कूलों का हर रोज निरीक्षण करा रहे थे, जिसके कारण स्कूलों में शिक्षक समय पर आने लगे थे और छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ गई थी। जी हाँ, के पाठक ने स्कूल नहीं आने वाले छात्रों का नाम काटने का आदेश दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे के पाठक का फैसला एस के सिद्धार्थ बदल रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। जब 400 के पार नारा लगा रही भाजपा भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से काफी कम सीटें मिली है। हालांकि एनडीए गठबंधन की मदद से एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण की तैयारी भी तेजी से की जा रही है। इस समारोह के लिए देश के तमाम हस्तियों के अलावा विदेशों में निमंत्रण भेजा गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब लगातार कोई नॉन कांग्रेसी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगी। आपको बता दें कि बीजेपी इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास तरीके से मनाने की तैयारी में जुटी हुई है। इस समारोह में देश के बड़े उद्योगपतियों, फिल्मी दुनिया के खास सितारे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, पड़ोसी मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ साथ विश्व के बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। जहाँ मिल रही जानकारी के मुताबिक मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति को खास न्योता दिया गया है। साथ ही पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को भी इस खास मौके पर निमंत्रण दिया गया है। दोस्तों, मोदी के शपथ ग्रहण से पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन किया जाएगा, लेकिन कोई भी गैर जरूरी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। गैर जरूरी मांगे नहीं मानी जाएगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी कि नीतीश कुमार केंद्र में अपने 3 मंत्री चाह रहे हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू 5 मंत्री चाह रहे हैं। इसके अलावा दोनों की तरफ से अपने अपने राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है। ऐसे में अगर बीजेपी ने ये बयान दिया है तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को अपने कई मांगों को सीमित करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस वक्त किंग मेकर की भूमिका में भले ही नीतीश कुमार हो, लेकिन वे अकेले इंडिया गठबंधन की भी सरकार नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा अब एक नए अपडेट में जानकारी मिली है कि 7 निर्दलीय सांसदों ने एनडीए का अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है एनडीए को। इसका मतलब यह है कि एनडीए का आंकड़ा अब 300 सीटों तक पहुंच गया है। ऐसे में देखना होगा कि अब नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की क्या मांग होती है। दोस्तों, जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा था कि अग्निवीरों पर केंद्र सरकार को अब समीक्षा करना पड़ेगा, जहाँ समीक्षा करना होगा। अब इसी बयान को लेकर के कटिहार से नवनिर्वाचित सांसद तारिक अनवर ने भी समर्थन किया है। तारिक अनवर ने कहा है कि बिल्कुल भी ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इस मामले को पहले से ही राहुल गांधी और कांग्रेस उठाता रहा है। अग्निवीर के अलावे कई मुद्दों पर आगे समीक्षा होने की उम्मीद कटिहार के सांसद तारिक अनवर ने जताई है। तारिक अनवर ने कहा है कि मोदी जी जिस तरह से फैसले ले रहे थे, उनका कोई भी फैसला जनहित में नहीं था, साथ ही देश के हित में भी नहीं था। सभी की समीक्षा करने की जरूरत है। तारिक अनवर ने कहा कि कड़ी मेहनत करके युवा सेना में जाते थे, लेकिन अग्निवीर योजना से उनमें निराशा थी। तारिक अनवर ने कहा कि अग्निवीर योजना का विरोध पहले ही किया जा रहा था, लेकिन जबरन इस योजना को लागू कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि देश ने नरेंद्र मोदी को निर्देश दिया है कि आपको नियत और नियति दोनों बदलनी पड़ेगी।
दोस्तों, आप अपने घर में जिस तेल को ब्रांडेड कंपनी के नाम से खरीद करके लाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार के पटना में पुलिस ने नकली तेल बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। जहां आपको बता दूं कि पुलिस ने ऐसी फैक्ट्री का खुलासा किया है जहां पर ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली तेल की पैकेजिंग की जाती है। जहां कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करोड़ों का माल भी जब्त किया है। आपको बता दूं कि पटना सिटी के बारे में जाना जाता है कि यहाँ हर सामान का नकल तैयार करके बेचा जाता है। जी हाँ, ये बात एक बार फिर से यही साबित हुई है। इस बार मामला आलमगंज थाना क्षेत्र की गुलजार बाग मंडी से जुड़ा हुआ है, जहां एक मकान में यानी कि दुकान मकान में ब्रांडेड कंपनी के नकली सरसों तेल बनाने का काम धड़ल्ले से की जा रही थी। आज आलमगंज थाने की पुलिस ने जब गुलजार बाग मंडी के शुभम स्टोर में छापेमारी की तब जाकर के नकली तेल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। दुकान मालिक दिलीप प्रसाद अपने 3 तल्ले मकान में ब्रांडेड कंपनियों के नकली तेल की फैक्ट्री चला रहे थे। जहाँ फॉर्चून स्कूटर इंजन डिलक्स तोता जैसे ब्रांडेड कंपनियों के नकली तेल बनाने का धंधा यहाँ पर जोर शोर से चल रहा था। मामले में मुंबई और बंगाल से आए अडानी कंपनी के अधिकारी टोटन चक्रवर्ती ने बताया है कि अडानी कंपनी के फॉर्चून सरसों नकली तेल सहित अन्य ब्रांडेड कंपनियों के नकली तेल की फैक्ट्री यहाँ पर संचालित किया जा रहा था और मशीन यहाँ पर लगाया गया था। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों चर्चा में हैं। पवन सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, हालांकि वे जीत नहीं पाए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भाजपा ने पहले पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन उस सीट से उसका चुनाव लड़ने का मन नहीं था। ऐसे में पवन सिंह ने पार्टी को टिकट वापस लौटा दिया था। पवन सिंह के लिए कई भोजपुरी स्टार्स ने प्रचार किया काराकाट में आकर के। इस लिस्ट में खेसारी लाल यादव का नाम भी शामिल है। इस बीच अब पवन सिंह ने भी खेसारी लाल यादव को सपोर्ट कर दिया है। जब भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अपडेट करते हुए एक वीडियो शेयर किया है जो कि इंटरनेट वर्ल्ड में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव की अपकमिंग मूवी रंग दे बसंती का ट्रेलर शेयर की है, जब पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव की मूवी का जोरदार प्रमोशन किया है। पवन सिंह ने सुपरस्टार लिखा और कहा कि आप सभी से विनती है कि मेरे भाई खेसारी लाल यादव जी की फिल्म रंग दे बसंती को ढेर सारा प्यार दुलार और फिर आशीर्वाद दीजिए। पवन सिंह का ये अंदाज फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। आपको बता दूं कि एक वक्त था जब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच जंग हुआ करती थी। जी हाँ, बातों का जंग हुआ करती थी। यहाँ तक मामला यहाँ तक पहुंच गया था कि कोर्ट कचहरी तक मामला भी पहुंच गया था। एक दूसरे पर जमकर के वार चल रहे थे। जब सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर जमकर के वार किया जा रहा था, यहाँ तक कि सोशल मीडिया लाइव आकर के एक दूसरे को गरियाने लगते थे और रोना धोना भी शुरू हुआ था। जहाँ काफी ज्यादा मामला गड़बड़ा गया था, लेकिन अब हाल ही में देखा जाता है कि दोनों स्टार्स के बीच समझौता हो गया है और दोनों एक दूसरे को धड़ल्ले से सपोर्ट करते हैं। आज हम पप्पू के पूर्णिया में मौजूद थे। जब पप्पू के पूर्णिया इसलिए कहते हैं क्योंकि पप्पू यादव ने हाल ही में उस कबीला को फतह किया है। जी हाँ, पूर्णिया कबीला को पप्पू यादव ने फतह किया है। जब पूर्णिया जीत के बाद पप्पू यादव एक अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। जो चारों तरफ लोगों से मिल रहे हैं, रोना धोना हो रहा है, प्यार बरस रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, लोगों का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इलेक्शन से पहले यानी कि चुनाव से पहले, चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले जब आप पूर्णिया में अगर जाते थे तो आपको बड़े बड़े होल्डिंग, रोड के ऊपर बड़े बड़े होल्डिंग आपको दिख रहे थे, बड़े बड़े पोस्टर दिख रहे थे पप्पू यादव का, जिसमें लिखा हुआ रहता था प्रणाम पूर्णिया। अभी अगर आप पूर्णिया जाएंगे इलेक्शन बाद, इलेक्शन नहीं गिनती बाद, मतगणना बाद, इलेक्शन खत्म होने के बाद, आचार संहिता खत्म होने के बाद, तो अब भी आपको एक बड़े बड़े होर्डिंग दिखेंगे और उस होर्डिंग में पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया नहीं बल्कि धन्यवाद पूर्णिया, कहीं पर आभार पूर्णिया, कहीं पर शुक्रिया पूर्णिया, कहीं पर थैंक यू पूर्णिया लिखा हुआ आपको दिखेगा। क्योंकि पूर्णिया कबीला पप्पू यादव फतह कर ली है, जिसको लेकर के पप्पू यादव अभी पूरे पूर्णिया में अपने बोर्ड टांग करके लोगों का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। सिर्फ बोर्ड ही नहीं बल्कि पप्पू यादव जहाँ भी जाते हैं एक अलग ही माहौल बनता है, लोग इमोशनल होकर के उनसे मिलते हैं और पप्पू यादव भी उनकी इमोशनल से टच होकर के खुद इमोशनल हो जाते हैं। ये कई वीडियो भी सामने आया है और जो वायरल हो रहा है। अगर आप पूर्णिया जाएंगे, पूर्णिया जिस भी जगह जाएंगे, अगर वहाँ पर 2-4 लोग मौजूद रहेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बातें ही सुनने को मिलेगी। पूर्णिया में पप्पू यादव जीत गया और ज्यादातर लोगों में आपको पप्पू यादव के सपोर्टर ही दिखेंगे, जब पप्पू यादव की तारीफ करते हुए दिखेंगे कि उन्होंने इस किला को फतह कर लिया है, इस कबीला को फतह कर लिया है, क्योंकि वो एक मसीहा है। एक और ताजा खबर सामने आई है पप्पू यादव को लेकर कि कांग्रेस पप्पू यादव को अब अपनाना चाहती है। जी हाँ, जैसे कि आपको पता होगा कि इलेक्शन से पहले पप्पू यादव अपने पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसकी वजह से वो निर्दलीय मैदान में उतर गए। अब पप्पू यादव के निर्दलीय मैदान में उतरने से कांग्रेस पार्टी
पार्टी खफा हो गए और उन्हें अपना समर्थन वापस ले लिया उनसे। और ऑफिशियल तौर पर कहा गया है कि पप्पू यादव का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कोई लेटर पत्र जारी नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेता, बिहार के शीर्ष नेता जो कि प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह है, वे खुद कहे थे कि कांग्रेस का पप्पू यादव से कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस के जितने भी पूर्णिया के जितने भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, नेता या फिर सपोर्टर हैं, वो सब महागठबंधन के उम्मीदवार का सपोर्ट करें, जो कि वहां से बीमा भारती चुनावी मैदान में थी, उनको सपोर्ट करने के लिए कहा गया। और पप्पू यादव के खिलाफ सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि आरजेडी भी कांग्रेस के खिलाफ काफी ज्यादा प्रचार किया और यहाँ तक कह दिया कि अगर आपको महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में वोट नहीं देना है तो आप एनडीए में दो, लेकिन पप्पू यादव को नहीं, निर्दलीय को नहीं, यहाँ तक कहा गया। लेकिन फिर भी खैर पप्पू यादव की जीत हुई। उसके बाद जीत के बाद चारों तरफ जश्न का माहौल है और देश में कांग्रेस पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस बीच एक खबर सामने आई है कि जो कल तक पप्पू यादव को अपना समर्थन नहीं देने का दम भर रहे थे, वो आज खुद पप्पू यादव को अपना बनाने के लिए पहल कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का एक बयान सामने आया है, उसमें पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बताया, यानी कि कांग्रेस पार्टी का सदस्य बताया। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया गठबंधन बिहार में 9 सीटों पर जीत हासिल की है, जहाँ एक पप्पू यादव है उसको लगा करके 10 हो जाता है। लेकिन ऑफिशियली तौर पर इंडिया महागठबंधन 9 सीटों पर जीत हासिल की है बिहार में। जब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से सवाल पूछा गया, तो कई सवाल पूछे गए। उनसे एक सवाल और भी पूछा गया कि आपका टोटल कितना सांसद चुन करके आए हैं इंडिया महागठबंधन का। तो अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हमारा टोटल 9 है, लेकिन पप्पू यादव को भी उसमें शामिल किया जाएगा, यानी कि टोटल 10 उम्मीदवार चुन करके आए हैं इंडिया महागठबंधन की तरफ से। तो इसका मतलब यह है कि पप्पू यादव भी कांग्रेस का हिस्सा है, यानी कि कांग्रेस से बाहर नहीं गया है। खैर ये तो परिस्थिति वाइज सिचुएशन थी और उस सिचुएशन के हिसाब से उस वक्त काम किया गया, फैसला लिया गया। अभी जो सिचुएशन है कि अभी इंडिया महागठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, और इसी जुगत में अभी इंडिया गठबंधन लगातार प्रयास कर रहे हैं और एक एक सीट की कीमत समझते हैं, इसीलिए पप्पू यादव को अपना बनाने के लिए पहल कर रहे हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना ये है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीवी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। ऐसे में अगर आप भी बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप केडीवी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप में किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। अगर उसी खबर को आप फेसबुक या यूट्यूब में देखते हैं तो आपसे 3 मिनट, 4 या 5 मिनट ले लिया जाता है, जिससे कि आपकी समय की बर्बादी होती है। कहते हैं कि टाइम इज मनी, यानी कि समय ही पैसा है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने समय की कदर करते हैं, अपने टाइम की कीमत समझते हो, तो आप केडीवी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीवी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। साथ ही साथ आप अपना इसमें अकाउंट बनाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अकाउंट बनाने से आपको फायदा ये होगा कि आप खुद से भी खबर को पोस्ट कर पाएंगे। जी हाँ, आप खुद से भी खबर को पोस्ट कर पाएंगे इस ऐप में के माध्यम से। यानी कि इस ऐप में आप दूसरे की खबर को देख भी सकते हैं और खुद से अपना खबर को पोस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी घटनाएं घट जाती है या फिर खुद का आपका कोई खबर हो, न्यूज हो, तो आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से दे सकते हैं और दूसरे की खबर को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इस ऐप में आप एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो अकाउंट बनाना बिल्कुल नहीं भूलेगा। साथ ही साथ इस ऐप में हर प्रकार की खबरें दी जाती है, चाहे जॉब से जुड़ी हुई हो, शिक्षा से जुड़ी हुई हो, योजना से जुड़ी हुई हो, लोन से जुड़ी हुई हो, या फिर नेशनल न्यूज से जुड़ी हुई हो, बिहार न्यूज से जुड़ी हुई हो, या फिर लोकल खबर हो, सभी टाइप की खबरें दी जाती है। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप प्ले स्टोर में जाइए, जहाँ से आप व्हाट्सअप या फेसबुक डाउनलोड करते हैं वहीं पर आपको जाना होगा। प्ले स्टोर में जाकर के ऊपर सर्च कीजिए, केडीवी लाइव लिख करके आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाना बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे उसमें अकाउंट बनाने के लिए। मोबाइल नंबर देने के बाद आपके पास OTP आएगा, उस OTP को आप फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आप अपना फोटो दे देंगे, उसके बाद अपना नाम लिख लेंगे, आप अपना अकाउंट बना लेंगे। उस तरीके से बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।